नमस्कार दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स BSHF 101 की इकाई 2 मानव जाति का विकास। औजार निर्माण उपयोग एक विकासशील परिप्रेक्ष्य। कुछ उन्नत आदि मानवों ने हड्डियों और पत्थरों का उपयोग औजार की तरह किया होगा, लेकिन होमो सैपियनों बुद्धिमान मानव के आने से सही मायने में औजार का निर्माण और उपयोग शुरू हुआ, जिन्हें हम औजार के रूप में जानते हैं। उनका उदय तभी हुआ। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो न केवल औजारों का इस्तेमाल करता था बल्कि उन्हें निरंतर सुधारता भी रहता था। औजार निर्माण की इसी क्षमता के कारण आज हम आधुनिक काल में पहुंच गए हैं। अगर मानव की प्रगति किसी चरण पर रुक गई होती तो शायद आज विश्व का जो रूप है वह कभी ना होता। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि प्रथम मानव संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण में लगभग 50 लाख वर्ष पहले रहा था। वही पिकिंग मैन के नाम से जाना जाता रहा। मानव की औजार निर्माण की योग्यता के आधार पर पुरातत्वविदों ने मानव इतिहास को कई युगों कालों में क्रमबद्ध किया है। पाषाण काल स्टोन एज प्राचीन और नवीन, कांस्य युग ब्रोंज एज और लौह युग आयरन एज। लेकिन विश्व के सभी हिस्सों में यह चरण साथ साथ नहीं आए। यदि किसी एक क्षेत्र में पाषाण काल था तो दूसरे क्षेत्र में कांस्य युग आ गया था और तीसरे में लौह युग शुरू हो गया था। पूरा पाषाण काल प्राचीन पाषाण काल पूरा पाषाण काल का आरंभ 5 लाख से लेकर 2.5 लाख वर्ष पूर्व के बीच हुआ था। पूरा पाषाण काल में मानव शिकार करता था, मछली पकड़ता था और भोजन इकट्ठा करता था। इस काम के लिए उसने पत्थर को तराशकर जो औजार तैयार किए थे, इन औजारों की सहायता से वे प्रकृति के सहारे ही जीते थे, लेकिन इनमें कुछ निवेश नहीं करते थे। उनकी आवश्यकताएं जानवर पकड़ने, शिकार करने, फल तोड़ने या कंद मूल खोदने के माध्यम से पूरी होती थी। प्रकृति पर उनका नियंत्रण नहीं था, बल्कि वे प्रकृति पर निर्भर थे। सांस्कृतिक विकास में इस काल अवधि को एक ब्रिटिश मानव विज्ञानी मॉर्गन ने पाशविक अवस्था की संज्ञा दी है। ऊबड़ खाबड़ ढंग से कटे हुए चकमक पत्थर से शिकार को मारने, उसकी खाल उतारने और जड़ कंदमूल खोदने तक का काम करते थे। नवपाषाण काल नवीन पाषाण काल न्यू स्टेन एज या नवपाषाण काल न्यूलिथिक पीरियड लगभग 10,000 से 12,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। इस काल में मानव खाने की चीजों की आपूर्ति बढ़ाने और कुछ हद तक उन पर नियंत्रण करने में सफल हो गया था। इस काल अवधि की सांस्कृतिक विशेषताएं मोटे तौर पर उस युग से मेल खाती हैं जिसे मॉर्गन ने बर्बर युग बैरबेरिक एज की संज्ञा दी है। नवपाषाण क्रांति के इस काल में बर्तन बनाने की कला, ऊन और रुई के सूत कातने की कला विकसित हुई। अंत में घिसाई करके सुडौल पत्थरों को नुकीला करके बनाई गई कुल्हाड़ियां भी इसी काल में प्रयोग में आने लगीं। कांस्य युग औजार निर्माण में अगली क्रांति लगभग 5,000 वर्ष से 3,000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग में हुई। इस युग में लोग शहरों में रहने लगे। कुशल कारीगर, व्यापारी, पुरोहित, शासक और लेखकों, लिपिकारों के पेशे शुरू हुए। अब औजार और हथियार बनाने के लिए प्रमुख धातुओं के रूप में तांबे और कांसे का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस युग का नामकरण कांस्य युग किया गया है। लेकिन सच यह है कि यदि मानव ने तांबे के पिटवा और गलनीय रूपों की खोज न कर ली होती तो कांस्य युग का इतना क्रांतिकारी महत्व संभव न होता। 3,000 वर्ष ईसा पूर्व में न केवल कांसे के निर्माण के लिए तांबा और रांगा मिलाने की विधि का ज्ञान भारत, मेसोपोटामिया और यूनान के लोगों को हो चुका था, बल्कि पहिए की खोज तब तक की जा चुकी थी। तांबे की कीलों वाले पहिए की खोज से परिवहन के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ और उस काल में 2 या 4 पहियों वाली गाड़ी का कई उद्देश्यों के लिए आम चलन हो गया। इस समय तक जलमार्ग से परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हवा पवन का भी ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। पोलिनेशिया से मिस्र तक पाल की नौकाएं भी चलने लगी थीं।
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों से पता चलता है कि उस युग में भट्टी में पक्की ईंटों का भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसका अर्थ यह है कि उस युग में ईंधन की खपत काफी होती थी और कारीगर ऊंचे तापमान को नियंत्रित करने में भी होशियार थे। लोह युग लोह युग 1200 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ। तांबा और रांगा तो काफी दुर्लभ और महंगे होते हैं, लेकिन लोहा उनके मुकाबले पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाली सबसे आम धातु है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि उस समय लोहा आसानी से मिलने वाली धातु थी। वास्तव में शुरुआत में तो यह दुर्लभ ही था। लौह अयस्क से लोहा निकालने की तकनीक लगभग तांबे निकालने जैसी थी। कांस्य युग की प्रौद्योगिकी के समय ही यूनान, एशिया माइनर, मेसोपोटामिया और मिस्र आदि में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हो चुके थे। यूरेशिया के बर्बर लोगों द्वारा औजारों और हथियारों के आविष्कारों से इन साम्राज्यों को खतरा महसूस होने लगा था। भारत में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग होता था और खुदाई से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि 800 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाणों के फालों और बर्छियों आदि लोहे के हथियारों का प्रयोग किया जाता था। गार्डन चाइल्ड के शब्दों में, सस्ते लोहे ने कृषि उद्योग और युद्ध कला को भी लोक प्रचलित कर दिया। कोई भी किसान लोहे की कुल्हाड़ी लेकर नई जमीन साफ करके खेती योग्य बना सकता था और पथरीली जमीन तोड़कर लोहे के फाल लगे हल से खेती कर सकता था। इससे पूर्व बढ़िया औजार और हथियार दुर्लभ और महंगे हुआ करते थे। लोहे की खोज ने इस फर्क को मिटा दिया। औजार निर्माण, उपयोग और संस्कृति की विकास यात्रा। गेहूं जौ उगाने की क्षमता से, पशुपालन से और बर्तन बनाने की कला से उनकी संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। इस युग में शराब बनाने या बर्तन बनाने की नई नई विधियों के आविष्कार और खोज ने नवपाषाण काल की महिलाओं का योगदान सामने आया। एक ओर पुरुष जमीन साफ करता, झोपड़े बनाता, शिकार करता, पशुओं की देखभाल करता और आवश्यक औजारों का निर्माण करता, तो दूसरी ओर महिलाएं जमीन जोतती, खाना बनाती, सूत कातती और मिट्टी के बर्तन पकाती। वे जादुई व आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए गहने और अन्य चीजें भी तैयार करती थीं। सामाजिक संस्थाएं और अंतरक्रिया। उस समय के गांव आमतौर पर आत्मनिर्भर होते थे और अनाज का उत्पादन सिर्फ इतना ही होता था जिससे मौजूदा आबादी का पेट भर जाए। श्रम की विशेषता व विभाजन। हल्के विकास से जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के बजाय बड़े पैमाने की खेती की जाने लगी। इससे महिलाएं विस्थापित होने लगीं। महिलाएं जमीन को खेती योग्य बनाती थीं और पुरुष उस पर हल चलाते थे। कांस्य युग में एक शहरी क्रांति भी आई। सुमेर और अक्कड़ इस युग की महान शहरी सभ्यताएं थीं। इसके लिए आरंभ में स्थापत्य योजना बनानी पड़ती थी। डोरी या सूत्रों की सहायता से इनका खाका खींचा जाता था। इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत में स्थापत्य कला के प्राचीन ज्ञान को शल्व सूत्र कहा जाता था। इस प्रकार निर्मित प्रभावशाली मंदिरों की प्रबंध व्यवस्था देखना भी आवश्यक था। आय और व्यय का भी हिसाब रखना होता था। इसी कारण 2000 ईसा पूर्व के आसपास ही लिपि का आविष्कार हो गया। इसी परिष्कार के कारण अतिरिक्त अनाज जमा किया जाने लगा और इसके परिणाम स्वरूप स्तरीयकरण हुआ और सामाजिक ऊंच नीच की स्थिति पैदा हुई। अंक गणित, खगोल विद्या, चिकित्सा विज्ञान और धर्म शास्त्र का तेजी से विकास हुआ। मिस्र के विज्ञान में चिन्हों की अधिक बारीकी से और अधिक परिशुद्धता के साथ दिखाया जाने लगा। नील घाटी में सौर पांचांग का विकास हुआ। महान धर्मों का उदय। सिंधु घाटी की सभ्यता इसका अनूठा उदाहरण है। इसके अतिरिक्त वेदों और उपनिषदों में ज्ञान का भंडार है। यह हम सभी जानते हैं। इनमें न केवल जीवन की दिन प्रतिदिन की स्थितियों की चर्चा है, बल्कि मानव जीवन की गंभीर रहस्यों और दार्शनिक पक्षों का विवेचन है। धार्मिक सिद्धांतों व जनजीवन की विस्तृत विवेचना उनमें मौजूद है। लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को चलाया और निर्वाण प्राप्त किया। लगभग इसी समय या इसके
एक शताब्दी पूर्व चीन में लाओ त्से और कन्फ्यूशियस ने ताओवाद और कन्फ्यूशियसवाद का प्रचार किया। पूर्वी ईरान में लौह युग के आरंभ में महान संत जरतुस्त्र का जन्म हुआ। मानव और प्रकृति, अनुकूलन और अंतरक्रिया। अनुकूलन के स्वरूप। राजस्थान में खानाबदोश जनजातियां रहती हैं और किसी एक स्थान पर बसकर जीवन यापन करने वाली जातियां भी। इस प्रकार प्रकृति की अन्य संतानों की तुलना में मानव अपने वातावरण से अपेक्षाकृत कहीं अधिक मुक्त होता है, लेकिन पर्यावरण मानव के लिए कुछ बाधाएं तो खड़ी कर ही देता है। एक ही और एस्किमो गर्म कपड़े पहनने के लिए बाध्य हैं तो दूसरी ओर संथाल नंग धड़ंग होकर भी घूम सकते हैं। एस्किमो खेती बाड़ी नहीं कर सकते, लेकिन अपने अस्तित्व के लिए उन्हें आहार की तलाश करनी पड़ती है। होपी खेती बाड़ी के तरीके तो जानता है, लेकिन अपने इलाके की रेगिस्तानी परिस्थितियों से जूझने को बाध्य भी होता है। इस प्रकार वह मकई उगाने के लिए बाढ़ के पानी पर निर्भर रहता है। लोग अपने लाभ के लिए पर्यावरण को बदल भी डालते हैं। जहाँ काटकर जलाकर खेती की जाती है, वहाँ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पौधों और झाड़ियों को जलाकर राख कर दिया जाता है। पानी रोकने के लिए बनाया गया बांध भी अपने पर्यावरण को बदलने का मानवीय प्रयास है। जनजातियां और अनुकूलन के स्वरूप। नवपाषाण काल के मानव के सामने वे जिस भूमि पर फसलें उगाकर उसकी पोषकता को खत्म कर देती थीं, उस मिट्टी को फिर से पोषक बनाने का प्रयास भी करती थीं। जनजातियां काफी बड़े इलाके में खेती बाड़ी करती थीं, फिर भी उस जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देती थीं। वहां पौधे उगाए जाते थे ताकि फिर से जंगल उग सकें। इस तरह वे प्रकृति का संतुलन बनाए रखते थे और इसमें उन्हें का हित होता था। आदिम मानव प्रकृति और पर्यावरण के साथ समझौता करके रहता था। कुछ मामलों में तो उसने यह भी जान लिया था कि प्रकृति को कैसे काबू किया जाए। खेती बाड़ी के काम में यह बात सबसे साफ तौर पर प्रकट होती थी। पारस्परिकता, निर्भरता, विजय और सामंजस्य। पूरा पाषाण काल में मानव और झोपड़ी में रहने वाले कालाहारी मानव के औजार बहुत मामूली थे, जैसे बुआई के लिए फाली, घास पात काटने की कटार या एक हड्डी की कुदाल। लेकिन इन्हीं औजारों की सहायता से वह अपने भोजन, घर और शरीर ढकने के लिए प्रकृति के साथ संपर्क बनाता था। प्रकृति संपर्क के दो पक्ष। अपने को प्रकृति के सहज अनुकूल ढालना, प्रकृति पर विजय पाने का प्रयास। हम अतीत के गर्त में खोए शिकारियों और लोगों के भयानक और दुखद जीवन को नहीं भूल सकते और यह भी नहीं भूल सकते हैं कि वे किस प्रकार अनगिनत बीमारियों के शिकार होकर भयानक कष्ट से गुजरते हुए मजबूरियों में मरे। विज्ञान के चमत्कारों ने मानव को दीर्घजीवी बनाया है और अब अगर विज्ञान मानव जाति को चिरंजीवी बना सके तो कितना अच्छा होगा। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में। सभी प्राणियों में केवल मनुष्य एक ऐसा अकेला प्राणी है जिसने अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए औजार का निर्माण किया और उनका उपयोग किया। चिंतनशील मनुष्य की अद्वितीय क्षमताएं। विकास की प्रक्रिया ने मनुष्य को अनेक अद्भुत क्षमताएं प्रदान की हैं। केवल मनुष्य में ही प्रतीकों से काम लेने, सोच विचार करने, हंसने और जीवन व मृत्यु के रहस्यों के संबंध में प्रश्न करने आदि की योग्यता है। मनुष्य की वृद्ध कपालीय मस्तिष्क क्षमता, जो किसी समय लगभग 500 घन सेंटीमीटर थी, अब विकसित होकर औसतन 1450 घन सेंटीमीटर हो गई है, का 15 से 20 हजार वर्षों में धीरे धीरे विकास हुआ। भाषा के प्रयोग का विकास बहुत तेज गति से हुआ है, लेकिन विगत 20,000 वर्ष की अवधि में सामाजिक परिवर्तनों की पद्धति को मनुष्य के जैविक विकास ने नहीं, सांस्कृतिक विकास ने प्रभावित किया है। भाषा के प्रयोग ने संस्कृति की जटिल अभिव्यक्ति को संभव बना दिया और संस्थात्मक रूप प्राप्त किया, लेकिन संस्कृति का अस्तित्व मनुष्य द्वारा भाषा की योग्यता प्राप्त करने से पूर्व भी था। प्रजातिगत विशिष्ट लक्षण। मनुष्य में जो चिंतनशील योग्यताएं पाई जाती हैं, वह उसकी विकल्पीय क्षमता और उसके व्यवहार में लचीलेपन के कारण संभव हुई हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य को एक लंबी अवधि तक बाल्य सामाजिकरण से भी गुजरना पड़ता है।
इसलिए कहा जाता है कि बच्चा मनुष्य का पिता है। यह उसकी प्रजातिगत विशिष्टता है। उसने औजार बनाने के लिए या अपने बोझ को कम करने हेतु वस्तुएं बनाने के लिए अपने मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग किया। उसने उसे वाणी, भाषा और संस्कृति की परिवर्ती शक्ति और अपने अनुभवों को ऐतिहासिक संवेदनशीलता के साथ सुव्यवस्थित करने की क्षमता प्रदान की। बुद्धिमान मानव का विकास। मनुष्य ने ज्ञान की खोज के साथ साथ विज्ञान और मनुष्य की खोज कर ली। विज्ञान ने उसे कारण कार्य भाव स्थापित करने और प्राकृतिक घटनाओं के होने का कारण बताने और उन पर नियंत्रण करने की शक्ति दी। भाषा एक सामाजिक दाय राइट्स है जिसके माध्यम से हम वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संवाद करते हैं। इस प्रकार विज्ञान और मूल्य दोनों का एक सामाजिक स्वरूप होता है। मनुष्य की ज्ञान की खोज का ही यही परिणाम है कि उसने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं और उसकी महान वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं। इस उन्नति के साथ ही ज्ञान निर्माण की गति और मात्रा दोनों में ही कई गुना वृद्धि हुई। संक्रांति युग में ज्ञान के रूप। ज्ञान का जादू टोना रूप। पहले तो इसका विकास जादुई और धार्मिक रूपों में हुआ। आदि मानव के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का ही पर्यावरण रहा। जादू टोना कारण कार्य संबंध के सिद्धांतों पर आधारित था जिसके दो नियम थे। पहला नियम था यथा कर्म तथा फल। उदाहरण के लिए बादलों की गरज के साथ वर्षा होती है, इसलिए यदि गरज के समान आवाज पैदा की जाए तो वर्षा होगी। कुछ प्राचीन जनजातियों में यह आम तौर पर होता था कि वे भारी शिलाखंड पहाड़ की चोटियों से नीचे लुढ़काते थे ताकि उससे गरज जैसी आवाज पैदा हो और बारिश होने लगे। दूसरा नियम था आज जो जिसका अंग है वह हमेशा उसी का अंग रहेगा। इस नियम के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता था कि यदि किसी व्यक्ति के किसी अंग या उसकी छवि प्रतिमा में कुछ कर दिया जाए तो उससे होने वाला परिणाम उस व्यक्ति पर ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि मनुष्य का नाखून या बाल कहीं से लाकर जलाया या तोड़ फोड़ दिया जाए तो यह जलन या तोड़ फोड़ उस व्यक्ति को भी महसूस होगी जिसका वह नाखून, या यदि उसकी प्रतिमा बनाकर उसे कष्ट पहुंचाया जाए तो वह कष्ट उस व्यक्ति को भी पहुंचेगा। विज्ञान और धर्म का पृथक्करण बांटना। यूनानी रोमन सभ्यता के पतन और ईसाई मत के उत्थान के साथ यूरोप में चर्च एक अत्यंत सशक्त सामाजिक व राजनीतिक संस्था के रूप में उदय हुआ। धार्मिक व वैज्ञानिक ज्ञान के विभेदीकरण की प्रक्रिया को इससे भारी आघात पहुंचा। अब स्थिति यह हो गई कि सभी प्रकार के ज्ञान के लिए चर्च का अनुमोदन पसंद आवश्यक था, क्योंकि धार्मिक प्राधिकार उसी में निहित थे। चर्च के विद्यालय ही वे संस्थागत संगठन थे ज्ञान के सर्जन जो ज्ञानोपार्जन व संप्रेषण के लिए मान्य थे। यह प्रणाली सदियों तक कायम रही। इस काल में गैलीलियो, कोपरनिकस और न्यूटन ने विज्ञान को जो योगदान दिया और लूथर व कैल्विन ने धर्म के क्षेत्र में जो सुधार किए उनके फल स्वरूप ज्ञान के मानवतावादी, युक्तिमूलक और इंद्रियानुभाविक रूपों की वृद्धि धीरे धीरे संभव हुई। लूथर और कैल्विन ने इस बात पर बल दिया कि धार्मिक मुक्ति के लिए चर्च से अधिक महत्व व्यक्ति की भूमिका का है। गैलीलियो और न्यूटन ने धार्मिक शास्त्रीय ब्रह्मांड विज्ञान के बजाय वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक साक्ष्य प्रस्तुत किए। विधाओं में ज्ञान का विभाजन। भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि प्रत्येक विधा में यह मानकर चला गया कि उनमें अध्ययन के लिए एक अलग विषय वस्तु है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में गहनता और विपुलता का विस्तार हुआ यह देखने में आया कि किसी विधा के क्षेत्र को उसकी विषय वस्तु के आधार पर सीमांकित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी वर्ग की कई विधाओं में वही विषय वस्तु हो सकती थी। उदाहरण के लिए सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र आदि की विधाओं में व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। विषय सामग्री के रूप में व्यक्ति को विषयों में विभाजित नहीं किया जा सकता। वे केवल इसलिए अलग हैं कि वे एक ही विषय सामग्री या व्यक्ति के प्रति अलग अलग
संकल्पनात्मक विचारधारा अपनाते हैं, वह उससे संबंधित अलग तथ्यों का अध्ययन करते हैं। वास्तविक अंतःविषयी अनुसंधानों के माध्यम से विषय वस्तु सामाजिक विषयों में व्यक्ति की व्यापक समझ के लिए ज्ञान के एकीकरण की आशा इसी में निहित है। जैसे सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, रसायन, भौतिकी आदि अनेक सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान की अलग विधाओं का समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग पर ही आविष्कार हुआ है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी रही है। धन्यवाद।